हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 रेस्पिरेशन यानी श्वसन। और इस वीडियो में हम लोग थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करते चलेंगे ताकि आपका जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो इसमें मात्र हम 20 प्रश्न बताएंगे और वह 20 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। तो पिछले वीडियो में हमने लगभग 80 तक प्रश्न करा दिया है। आज के वीडियो में हम लोग 81 से करने वाले हैं लगभग, ठीक है ना जी। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रश्न कर रहा है ऑक्सीजन रक्त कोशिका तक कैसे पहुँचती है। ऑक्सीजन जो होता है ना वह रक्त कोशिका हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 श्वसन, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और इस चैप्टर का हमने 80 प्रश्न करा चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 81 से देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में देरी हो चुकी है, चाहे आप कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, आप अभी किसी भी स्थिति में है ना, तो आप इसको देखते चलिए, आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन रक्त से कोशिकाओं तक कैसे पहुँचती है। तो देखिए, रक्त से कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुँचती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा वर्णक होता है ना जिससे खून का जो रंग होता है वह लाल होता है और वही ऑक्सीजन का वाहक होता है। समझिए, तो एक प्रकार से टेम्पू है, टेम्पू पर बैठा लीजिए, पूरे गांव घुमा दीजिए, तो उसी प्रकार जो है ना हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बैठेगी और पूरे शरीर में परिवहन करेगी। और जब परिवहन कोई चीज़ करता है तो उसको हरासमेंट होता है ना, जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हरासमेंट होता है, तो हम लोग को पसीना निकलता है। उसी प्रकार जब ब्लड पूरे शरीर में परिवहन करता है ना तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो इसलिए वह कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बना देता है, ठीक है ना। चलिए, तो यही बात है। आगे प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप लोग बताइए, ऊतकों में ऑक्सीजन रक्त से किस माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो डिफ्यूज़न माध्यम से जो है ना कोशिकाओं तक पहुंचती है। लेकिन ले कौन जाता है, तो याद रखिएगा, ले जाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब रही बात, अगर पूछ दे कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है। ये तो हमने करा दिया अभी फिलहाल। पौधों में श्वसन मुख्यतः कहाँ होता है। तो पौधों में श्वसन मुख्यतः कहाँ होता है? केवल पत्तियों में नहीं, केवल तनों में नहीं, केवल जड़ों में नहीं, पौधों के सभी जीवित कोशिकाओं में। बिल्कुल, पौधों के सभी जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है। अब कहोगे पौधा भी श्वसन करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है, पौधा भी श्वसन करता है। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं ना, तो उसी प्रकार से है ना ये पौधा भी ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, CO2 को। इसलिए हम लोग देखते हैं ना रात को कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है। क्यों? ताकि रात को हम लोग सोएंगे ना तो ऑक्सीजन लेके और श्वसन की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और यह होता है वार्मिंग। वार्मिंग कहने का मतलब कि यह गर्मीला है। कौन गर्मीला? ये वायु है। अब ये जो है ना ये गैस CO2 जब निकलेगी तो हम लोगों को जब नाक में घुसेगी ना, तो यह हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में घुसेगी तो हम लोग मूर्छित हो जाएंगे। तो लोग कहेगा इसको भूत पकड़ लिया है। खासकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर नीम के पेड़ के नीचे नहीं सोया जाता है, इसी कारण, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा जो है ना ऑक्सीजन देता है हम लोगों को, सबसे ज़्यादा श्वसन वही करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही ऑक्सीजन CO2 लिया जाता है। माने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा CO2 लेगा और O2
देगा, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया में याद रखिएगा O2 लेता है और CO2 देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन कहाँ होता है? तो पौधों में श्वसन हमने देखा है कि पौधों में श्वसन सब जितने भी जीवित कोशिका है सब में होता है। तना लंग जीवित है तो तना में होगा, पतिया में तो पतिया में, जड़ में है तो जड़ में, सब जगह होता है, यानी सभी कोशिकाओं में होता है। यहाँ देखो ये सबतर होता है, जहाँ जहाँ जीवित कोशिका है सबतर होता है। जैसे हम लोगों के शरीर में पूरी तरह से जो है ना श्वसन जाता है ना, मतलब श्वसन की प्रक्रिया से पूरी तरह से विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है ना रक्त के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, तो उसी प्रकार उसमें भी जाइलम के द्वारा कहे तो चाहे फ्लोएम के द्वारा कहे तो जाता है तो जाता है। अब देखिए यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, याद रखिएगा। रंध्र कहने का मतलब स्टोमेटा। आगे बढ़ते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। पौधों में जड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होगा जी? पत्तियों के द्वारा नहीं, जड़ का बात कर रहा है ना, फूलों के द्वारा नहीं, ये तो सब ऊपर रहता है, फूलों के द्वारा नहीं, तो मिट्टी में उपस्थित वायु के द्वारा। मिट्टी में उपस्थित वायु का मतलब कहने का अर्थ समझ रहे हो ना, कि उसमें H2O होता है, H2O को जब तोड़िएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है, तो वही बात कह रहा है। पौधों की जड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है ना, तब मौजूद जो मिट्टी में मौजूद जो वायु होता है ना, उसके माध्यम से जो है ना आराम से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है और उसके माध्यम से जो है ना आदान प्रदान हो जाता है। देख लो यहाँ पे चित्र। आगे देखते हैं। पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन कह रहा है ना, तो जिस प्रकार हम लोगों को श्वसन में CO2 बाहर निकलता है ना, उसी प्रकार पौधा भी श्वसन करता है तो उसमें भी CO2 बाहर निकलता है, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। पौधों के श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं पौधों में श्वसन कब होता है? तो पौधों में श्वसन रात में भी होगा, दिन में भी होगा, दोनों समय होता है। कब होता है? दोनों समय। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण कहता तो ये जो है ना आपको सिर्फ दिन में देखने को मिलता, अगर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहता तो। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है ना सिर्फ दिन में ही उगता है ना, अब बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा नहीं, तो इसलिए। आगे देखते हैं। क्या पौधों में श्वसन केवल रात में होता है? स्पष्ट कीजिए। तो नहीं, पौधों में श्वसन केवल रात में नहीं होता है ना। हमने देखा है कि पौधों में श्वसन केवल रात में नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि इसमें प्रकाश की कोई भूमिका है नहीं। प्रकाश की भूमिका रहता तो इसमें कहा जाता कि बिना प्रकाश के श्वसन असंभव है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि प्रकाश की प्रक्रिया, प्रकाश की ज़रूरत सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो जैसे हम लोग दिन और रात में दोनों में सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसी प्रकार ये पेड़ पौधा भी दिन में भी और रात में भी दोनों में सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, यानी श्वसन कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की तुलना में श्वसन की प्रक्रिया कैसी है? तो प्रकाश संश्लेषण की तुलना में श्वसन की प्रक्रिया कैसी है? तो निरंतर कह सकते हो, निरंतर होती है, मतलब दिन में भी होगी रात में भी होगी, है ना, केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया श्वसन की तुलना में कैसी है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कह रहा है, तो यहाँ पे रुक जाइए, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, न कि श्वसन की बात कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो यानी केवल दिन में होगा। क्या होगा? केवल दिन में। अगर वही श्वसन की बात करता तो निरंतर हो जाता। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की बात करना, प्रकाश संश्लेषण की तुलना में श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? कैसी होती है जी? अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो केवल दिन में, अगर श्वसन की बात करें तो निरंतर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर, है ना। तो यहाँ पे पर श्वसन की बात करेगा ना,
तो यह जो है ना अपचय क्रिया है, मतलब इसमें ब्रेकडाउन होता है तब ऊर्जा का निर्माण होता है 38 एटीपी में, ठीक है ना। 38 एटीपी मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा छोड़ता है, दिन और रात दोनों में हो जाता है। O2 अंदर लेता है और CO2 बाहर निकलता है, ठीक। किस में? तो रेस्पिरेशन यानी श्वसन में। अगर वही बात करता फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, तो यह जो है ना उपचय क्रिया है, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी C6H12O6 का निर्माण होता है। ऊर्जा जमा करता है स्टार्च के रूप में, ऊर्जा को क्या किया जाता है? जमा किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यह केवल दिन में होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसमें जरूरी है, इसलिए यह केवल दिन में होता है, लेकिन श्वसन हमेशा होता है दिन रात दोनों। इसमें CO2 अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, याद रखिएगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन अंदर लिया जाता था, CO2 बाहर निकाला जाता था, जस्ट इसके उल्टा है कि CO2 अंदर लिया जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों के तनों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों के तनों में अगर गैसों का आदान प्रदान कहा जाए तो मूल रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मूल रोम। अगर वही कहता, सॉरी, यहाँ पे तना ना कह रहा है, तना कह रहा है ना, तो वात रंध्र हो जाएगा। अगर वही जड़ कहता, जड़, तो यहाँ पे मूल रोम हो जाता, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो है ना आपका आंसर ये वात रंध्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तना कह रहा है, तना में वात रंध्र होता है, जड़ में मूल रोम होता है ना। अब पतिया में रंध्र होता है, तो पतिया कहता तो यहाँ पे रंध्र मारते, लेकिन कह रहा है तना, तो वात रंध्र हो जाएगा। आगे देखते हैं। पौधा के तनों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो किससे होता है? तो वात रंध्र से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पौधों में श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पौधों में श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? बताइए क्या है? पौधा में श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? जल का निर्माण करना, कि ऑक्सीजन बनाना, कि भोजन बनाना, कि ऊर्जा प्राप्त करना। ये भोजन बनाने की प्रक्रिया तो ये प्रकाश संश्लेषण की होगा, ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया ये भी प्रकाश संश्लेषण की होगा, है ना। उसके बाद ये कह रहा है ऊर्जा प्राप्त करने का, ये भी प्रकाश संश्लेषण की C6H12O6। जल का निर्माण करने के लिए पौधों में श्वसन होती है। किस चीज़ का निर्माण करने के लिए? जल का निर्माण करने के लिए और खनिजों का निर्माण करने के लिए खासकर ये श्वसन की प्रक्रिया होता है। देख लेते हैं एक बार। पौधों में श्वसन के मुख्य उद्देश्य भोजन से प्राप्त करना है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। यही ऊर्जा पौधों में वृद्धि, कोशिका विभाजन, जल एवं खनिजों के परिवहन तथा अन्य जैविक क्रिया के लिए होता है। मतलब कहने का मतलब, जैसे हम लोग को पूरे शरीर में ऊर्जा तो है, जिस प्रकार हम लोग का ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है ना, उसी प्रकार ये ऑक्सीजन का बात कह रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अंकुरित बीजों में श्वसन की गति सामान्यतः होती है, बहुत कम होती है, अधिक होती है, नहीं होती है, समान होती है। तो श्वसन की बात कह रहा है ना, श्वसन की बात कह रहा है। अंकुरित बीजों में क्या कह रहा है जी? इसका थ्योरी देख लिया जाए। अंकुरित बीजों में श्वसन का दर अधिक क्यों होती है? अंकुरित बीजों में श्वसन की दर अधिक क्यों होती है? तो अंकुरित बीज तेजी से बढ़ते हैं, वृद्धि के लिए अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, इसलिए श्वसन की दर भी अधिक होती है। तो देखिए, तो अधिक कहाँ है? अधिक यहाँ पे है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल जंतु ही श्वसन करते हैं? नहीं, पेड़ पौधा भी श्वसन करता है। केवल पौधा ही श्वसन करते हैं? नहीं, जीव भी श्वसन करता है। श्वसन केवल रात में होता है? नहीं, दिन और रात दोनों में होता है। पौधे और जंतु दोनों श्वसन करते हैं, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सिद्ध कीजिए कि पौधा श्वसन करते हैं। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पौधों की सभी जीवित कोशिका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करता है, बात सही है। वे ऑक्सीजन को लेकर विखंडन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए यह सिद्ध होता है कि पौधे भी श्वसन करते हैं। जैसे हम लोग भी श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं? ऊर्जा का विखंडन करते हैं, वायवीय श्वसन, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ये भी जो है ना क्या करता है? ऊर्जा का विखंडन करके कार्बन डाइऑक्साइड, सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग का ई लोग में भी होता है, पौधा में भी। यदि किसी व्यक्ति के फेफड़े के
एल्वियोलाई मतलब कहने का मतलब वायु कोष्ठ क्षतिमान हो जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रतिक्रिया होगा? बताइए कौन सी प्रतिक्रिया? पाचन? ये तो होगा नहीं। गैसों का आदान प्रदान, रक्त का थाका बनना, मूत्र का निर्माण। तो गैसों का आदान प्रदान जो है ना बंद हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ा में जो है ना वायु कोष्ठक होता है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। देखो, अधिक दौड़ने के बाद मांसपेशियां दर्द क्यों करने लगता है? तो अधिक दौड़िएगा ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनाने के चक्कर में ये शरीर की कोशिका जो होता है ना वह क्या करता है, 2 पाइरुवेट जो होता है ना उसका विखंडन कर देता है, जिसके कारण आपको एथिल एल्कोहल और साथ में लैक्टिक अम्ल निकलता है। और यह लैक्टिक अम्ल जो है कड़वा होता है, और यही लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशिया में संपर्क में आता है तो वह कड़वाहट के कारण वहाँ पे दर्द महसूस होने लगता है। तो याद रखिएगा, अधिक दौड़ने के कारण मांसपेशिया में दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आगे बढ़िए। तीव्र दौड़ने के बाद मांसपेशिया में दर्द होने का मुख्य कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का संचयन। ठीक है ना। आगे देखिए, नासिका से एल्वियोलाई तक वायु किस मार्ग से पहुंचती है? तो नासिका, फिर ग्रसनी, फिर स्वरयंत्र, फिर श्वास नली, फिर ब्रोकाई, फिर ब्रोकियोल्स। मतलब 2 को जो होता है ना ब्रोकियोल्स कहते हैं इसको। ठीक है ना। ये वाला भाग ब्रोकाई की संख्या 2 होता है। उसके बाद एल्वियोलाई मतलब वायु कोष्ठक। हाँ, तो सब तो दिया ही है, ये सब देख लेना आप लोग। ऐसे तो पिछले वीडियो में हमने बताया ही है। निम्नलिखित में कौन सा क्रम वायु का? तो यही क्रम है, क्योंकि नासिका शुरुआत में है, एल्वियोलाई लास्ट में है। नासिका शुरुआत में है, एल्वियोलाई अंत में है। लेकिन इसमें हृदय आ गया तो हृदय होता नहीं है। नासिका शुरुआत में है, एल्वियोलाई लास्ट में। इसमें श्वास नली ग्रसनी ये भी सही है, लेकिन इसमें छूटा हुआ है, स्वर यंत्र छोड़ दिया है, श्वास नली छोड़ दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। मुख नहीं, नासिका से शुरू होता है, फेफड़े तक रख दिया है, यहाँ वायु कोष्ठ तक जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो सबसे अधिक किस पर प्रभाव पड़ेगा? एटीपी पर, कि डीएनए पर, फिर रक्त निर्माण पे, विटामिन? ये तीनों गलत हो जाएगा। एटीपी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया बंद कर दे, क्योंकि ऊर्जा का जो है ना गृह माइटोकॉन्ड्रिया ही है, और उसी में जो है ना संचित रहता है ये एटीपी, है ना। यही जब टूटता है ना तो एडीपी बन जाता है, एडीपी, है ना, एडिनो डाइफॉस्फेट। एक बंध जब हट जाता है तब। वायवीय श्वसन की तुलना में अवायवीय श्वसन में ऊर्जा क्यों कम प्राप्त होता है? क्योंकि जितने ज़्यादा श्वसन जाएगा उतने ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। अब जैसे मोटरसाइकिल में जितने ज़्यादा तेल धरोगे उतना ही दूर तक जाएगा ना, तो वही बात यहाँ पे है। वायवीय में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि यह ज़्यादा ऑक्सीजन में क्या होता है, ऊर्जा का विखंडन करता है। लेकिन अवायवीय जो है ना कम ऑक्सीजन में क्या करता है, ऊर्जा का विखंडन करता है, इसलिए इसमें कम ऊर्जा मिलता है। ठीक है ना। और इसमें 2 एटीपी मिलता है, 2 एटीपी, और इसमें 38 एटीपी मिलता है। एटीपी का मतलब समझ रहे हो ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी से चेंज होके एडीपी बनता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? श्वसन केवल दिन में होता है? बिल्कुल नहीं, रात में भी होता है। सभी जीवित कोशिका में श्वसन होते हैं? बिल्कुल सही है। पौधा श्वसन नहीं होता है? बिल्कुल गलत बात। श्वसन केवल फेफड़ों से होता है? नहीं, बिल्कुल गलत। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन का जो है ना रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है जी? नासिका तो है, श्वास नली भी है, फेफड़ा भी है, वृक्क नहीं है, किडनी। ये तो रक्त को छानने वाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, श्वसन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा का तत्कालीन उपयोग कोशिका किस रूप में करती है जी? तो एटीपी के रूप में करती है। ठीक है ना। बाद में जो है ना क्या होता है, एटीपी के रूप में करती है, और बाद में उसको क्या करा जाता है, संचित कर दिया जाता है, एटीपी के रूप में संचित कर दिया जाता है। मतलब जैसे मान लो कि हमारा शरीर जो भी ऊर्जा बनाए,
जो भी ऊर्जा बनाई, तो वह किस रूप में उपयोग होता है कोशिका में, किस रूप में होता है, तो याद रखिएगा एटीपी के रूप में। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जो है ना प्रश्न 100 खत्म हो गया। तो अब हम लोग 100 प्रश्न इसका खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 देखेंगे अगले वीडियो में। तो सबको जय हिंद।